चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के आज चैप्टर सेकंड को कवर करेंगे जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। फ्रेंड्स, ये सीरीज सभी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में विविधता को कवर किया था। आज हम विविधता एवं भेदभाव को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ विविधता होती है वहाँ भेदभाव जरूर होता है, और किस तरह का भेदभाव होता है आज हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कोई हमारे साथ भेदभाव करे, यानी कि कई बार अगर कोई हमारे से अलग है, उन्हें चिढ़ाया जाए, उनका मजाक उड़ाया जाए, उन्हें कई गतिविधियों और समूह में शामिल नहीं किया जाए, या कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या पहनते हैं, यही जो चीज़ें हैं हमें एक दूसरे से विविध बनाती हैं। अब भारत विविधताओं वाला देश है। भारत क्या है? भारत विविधताओं वाला देश है। भारत में संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में 8 धर्मों के अनुयायी यानी कि मानने वाले रहते हैं। अगर संसार में जैसे 8 धर्म हैं तो भारत में 8 के 8 धर्मों के मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, कितनी विविधता भारत में पाई जाती है। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। लेकिन ये जो विविधता होती है ये हमेशा खुश होने का कारण नहीं होती। हमें बहुत सारी चीज़ों से खुशी मिलती है, लेकिन क्या होता है कि हमेशा हम खुश नहीं रह पाते इस विविधता के चलते। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। लेकिन जो हमारे से भिन्न हैं उन्हें वे हमें बहुत ही अजीब और अपरिचित लगते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम जाने नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं, और अलग दिखने वालों के लिए हम खास तरह की राय बना लेते हैं। हम अपने ही मन में एक जो हमारे से अलग दिख रहे हैं उसके मन में एक नेगेटिव सी इमेज पहले से ही बना दे लेते हैं, पूर्वाग्रह। तो फ्रेंड्स, पूर्वाग्रह वही होता है कि किसी को जाने और समझे बिना उसके बारे में कोई राय बना लेना, यही एक पूर्वाग्रह होता है। जैसे ग्रामीण लोगों के बारे में कुछ पूर्वाग्रह दिए गए हैं। आधा से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हैं। इसी तरह कुछ शहरी लोगों के लिए भी पूर्वाग्रह निश्चित हो जाते हैं। जैसे शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो इस तरह के पूर्वाग्रह हमें देखने को मिलते हैं गांव और शहर में रहने वालों के लिए। लेकिन क्या ये सभी पूर्वाग्रह सही हैं या नहीं, हम इस बारे में अब आगे देखेंगे कि इनमें से जो ज़्यादातर कथन है वो ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह यानी कि अनपढ़ की तरह देखते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, और जबकि शहरी लोगों को केवल आलसी और सिर्फ पैसे से मतलब रखने वाले के बारे में देखा गया है। तो यही चीज़ होती है कि ज़्यादातर पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। जब कोई ऐसी इमेज हम दिमाग में बैठा लेते हैं वही पूर्वाग्रह बन जाती है। ये ज़्यादातर जो है नेगेटिव ही होती है। कि अगर हम कह दें, जैसे कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह ही है। जब ये हम सोचने लगें कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, यानी कि हम अपने ही तरीके से किसी काम को करने का तरीका मान लें कि यही सही है, और दूसरा उसी काम को अगर किसी और तरह से कर रहा है, हम सोच लें कि ऐसा सही नहीं है, यानी कि हम उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते जो उसी काम को दूसरी तरह करना पसंद है। अगर किसी को मतलब हमारी अंग्रेजी अच्छी है और हम सोचते हैं इंग्लिश जो है सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं उन्हें बहुत नेगेटिव रूप में देखेंगे कि ये हिंदी बोल रहा है, ये उर्दू बोल रहा है, ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो हम उसे थोड़ा सा हीन तरीके से देखेंगे कि देखिए इस पे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और शायद
ऐसा होता है कि हम उन लोगों की इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे जो अन्य भाषाएँ भी बोलते हैं, और हो सकता है कि उनका बोलने का तरीका हमारे से भी ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन हमने एक पूर्वाग्रह पहले से ही बना लिया। अच्छा, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि के बारे में। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स पूर्वाग्रह के बारे में। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कभी-कभी हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि हम उन्हें दुःख पहुँचा देते हैं। अब देखते हैं लड़की और लड़की में भेदभाव। तो फ्रेंड्स लड़की और लड़की में भेदभाव से हर कोई परिचित है कि ये जो है बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, और आज भी लड़की और लड़की में भेदभाव किया जाता है। कि ज़्यादातर इसमें बताया गया है कि हम बचपन से ही लड़के और लड़की को ये चीज़ें दिमाग में बैठा लेते हैं कि लड़के के लिए ये काम होते हैं और लड़की के लिए ये, और लड़के को रोना नहीं चाहिए, लड़के को ये काम बाहर का काम करना चाहिए, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। इस तरह के हम पूर्वाग्रह पहले से ही बच्चों के दिमाग में बैठा देते हैं, तो वे बड़े होते होते उसी चीज़ को सच मान लेते हैं। अब नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इन्होंने कहा वे बहुत सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के कुछ पूर्वाग्रह दिए गए हैं। वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। अगर आपको कहा जाए कि इनमें से किसके आगे आप लड़की या लड़का लिखेंगे, तो आप आसानी से लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में पहले से ही बैठा दिया गया है कि हाँ कौन सा काम किसके लिए है। और खाना पकाने में निपुण हम लिखेंगे लड़की, लेकिन हो सकता है कि हाँ कोई लड़का भी खाना पकाने में निपुण हो, लेकिन क्यों, हमने देखा है, हमने सुना है कि हाँ खाना बनाने का काम लड़कियों का होता है। तो वो इसी तरह से मेंटली हमारी जो है एक विचारधारा हमारे मन में बैठ गई है। हम देखते हैं लोग तरह तरह की बात करते हैं। यहाँ पे एक विकलांग व्यक्ति है, वो बोलता है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ, कभी कभी मैं उदास हो जाता हूँ, कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो देखिए इस तरह से व्यक्ति अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो वो क्या उनकी मेंटलिटी हो जाती है, इस तरह को दिखाया गया है। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, ये जो पीछे मतलब खड़े हुए हैं ये इससे कह रहे हैं कि तुम दूसरों से कितना अलग दिखती हो। ये बताती है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ, कि मुझे लगातार जो आंखें घूरती रहती हैं मैं उनसे छिप जाना चाहती हूँ। तीसरे में दिया गया है कि क्या इसका दिमाग सही है। इसमें बताया गया है कि सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बातें कही गई हैं कि लोग इनके बारे में पहले से ही थिंकिंग बना लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसे हैं, विकलांग हैं, तो ये क्या कर पाएंगे, ये कैसे कर पाएंगे। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, आज उन्हें खास ज़रूरत वाले बच्चे कहा जाता है। उनके बारे में लोगों को पूर्वाग्रह यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। वे अपनी भावनाएं और विचार भी प्रकट करते हैं इनसे संबंधित। आपकी राय में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए, तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन पर आप प्लीज़ 100 वर्ड ज़रूर लिखने की कोशिश करें। ये आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि हम एक 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसी की ये जो प्रैक्टिस सीट दी गई है ये 6 क्लास के बच्चे के लिए दी गई है। अगर हम इस पे भी 100 वर्ड नहीं लिख पाए तो हम अपना मेंस कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से कर लेनी चाहिए। आप एक ही टॉपिक भी पर डे लिखेंगे तो आप लास्ट तक मेंस तक पहुँचते पहुँचते आप खुद को इतना ज़्यादा परफेक्ट कर लेंगे कि आपके लिए किसी भी टॉपिक पर लिखना आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, ज़्यादातर लड़कों को ये कहते दिखाया गया है कि हाँ आप लड़के हो आप रोते, लड़के तो रोते नहीं, लड़के तो बहादुर होते हैं। अच्छा, तो इसलिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे इसी बात पर विश्वास करने लगते हैं। हो सकता है उन्हें कभी कभी गिर जाए, चोट लग जाए या बड़े होकर उन्हें दर्द भी हो, तो भी उन्हें लड़का होना रोने से बिल्कुल मतलब हटा देता है उनका, वे किसी के सामने रो भी नहीं सकते।
और उन्हें वे अपने आप को सिखा लेते हैं कि उन्हें रोना नहीं है। और यही चीज़ उन्हें, अगर वे रोने लगें तो क्या होगा कि उन्हें दूसरे उसे चिढ़ाएंगे कि तुम लड़के हो, लड़के हो के भी रो रहे हो, उसका मजाक बनाएंगे। तो इसी तरह की जो एक पूर्वाग्रह हैं वो आ जाती हैं, इसलिए समय वे दूसरों के सामने खुद को रोने से रोक लेते हैं। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार भी इनके अनुसार ही होना चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं फ्रेंड्स? ये भी एक पूर्वाग्रह का ही पार्ट है। रूढ़िबद्ध धारणाओं में हम किसी भी एक वर्ग के बारे में एक छवि बना लेते हैं। एक तरह से एक धारणा ही है, लेकिन वो पूरे मतलब ग्रुप के बारे में, सभी लोगों के बारे में बना ली है, वो रूढ़िबद्ध धारणा होती है। कई बार किसी खास देश के बारे में, धर्म के बारे में, लिंग के बारे में किसी को कंजूस कहना, अपराधी कहना, बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर देश, धर्म या आदि में भी कंजूस, अपराधी और बेवकूफ़ व्यक्ति मिल जाते हैं। लेकिन ये बताया गया है कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि किसी एक धर्म में ही इस तरह के लोग मिले, वो तो हर एक धर्म में पाए जाते हैं। अगर हम किसी धर्म को ही बोलें कि हाँ ये चोर है, मतलब इस तरह से अपराधी घोषित करें, लेकिन क्या होगा कि क्या दूसरे धर्मों वाले लोग कोई चोरी नहीं कर सकता? तो ये होता है कि अगर हमने एक धर्म को इस तरह बोल दिया तो उसके मिले जुले लोग तो दूसरे धर्मों में भी होंगे। तो इसी तरह की बताई गई है कि हम रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे कह दिया कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, तो इसी तरह की जो धारणाएं हैं वे लड़के और लड़कियों में अलग करती हैं, और लड़कियां इसे मन में बैठा लेती हैं और बड़े होने तक ये स्वीकार कर लेती हैं कि ये काम उनके लिए नहीं है। भले ही उनमें काबिलियत ही क्यों ना हो, लेकिन वे फिर भी उस काम को करने में खुद को असहज महसूस करती हैं। असमानता और भेदभाव। इससे पहले हम फ्रेंड्स, असमानता और भेदभाव से पहले हम इधर देखते हैं कि कुछ जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई के बारे में दिया गया है। कुछ मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते और स्कूल से पहले ही निकाल लेते हैं। जहाँ पर गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। यानी कि अब जब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तो अब लगातार मुस्लिम समुदाय भी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखा रहा है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है, और 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। तो इन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से अब बहुत ज़्यादा ये संभव हो पाया है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वे भी स्कूल जा पाएँ। दूसरे राज्यों में जहाँ इतने प्रयास नहीं किए गए, मतलब जो केरल में इतने प्रयास किए गए, दूसरे राज्यों में ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हों, जनजातीय हों, अनुसूचित जनजाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल में गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। तो फ्रेंड्स, इस बात को नोट कीजिएगा कि लड़कियों की, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उनकी स्कूल से गैर हाजिरी का कारण क्या है? धर्म है या गरीबी? तो वो धर्म नहीं है, गरीबी है। अब हम आगे देखते हैं असमानता एवं भेदभाव। असमानता भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं। तो भेदभाव होना स्टार्ट हो जाएगा जब हम किसी के बारे में पहले से ही पूर्वाग्रह या कुछ धारणाएं अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं और कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, ऐसे ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए कप या चाय गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर उन्होंने कोई निम्न जाति का व्यक्ति देखा तो उसे अपने बर्तनों में खाना नहीं खिलाएंगे, उसे अपने साथ बैठने नहीं देंगे, उसे जहाँ मतलब पानी वगैरह की जगह होती है वहाँ उसे छूने नहीं देंगे। तो इस तरह का भेदभाव किया जाता है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है।
पिछले पार्ट में हमने समीर एक और समीर दो देखा था, जो दोनों एक दूसरे से भिन्न थे। उनका धर्म अलग था, उनका विविधता एक पहलू है, मगर ये भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। जो मतलब ऐसा कब होने लगता है कि जब लोग अपने रिवाजों और प्रथाओं को तो उच्च कोटि का और दूसरे के रिवाजों और प्रथाओं को निम्न कोटि का मानने लगते हैं। दोनों समीरों में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का है। समीर जो दो है वो गरीब है, जो मुस्लिम कैटेगरी से था वो क्या है, वो गरीब है। लेकिन समीर दो जो है विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। एक मिनट, विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता का है। बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करते हैं। एक तो कारण यह है कि उनके समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से वे गरीब हों तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं। इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। मतलब दोनों ही तरह से उन्हें दबाया जाता है। पहले तो वैसी संस्कृति उससे आते हैं कि जो उनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं मानते, दूसरा उनके पास धन भी नहीं है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो क्या होगा, उनके साथ दोहरा भेदभाव किया जाएगा। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती बुनाई आदि। लेकिन कुछ जो है कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ ऐसे भी काम हैं जो दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है। मतलब किसी काम का ऊंचा स्थान हो जाता है और किसी का निम्न, तो क्या होगा, उसमें भेदभाव होगा ही। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें अपवित्र माना जाता है। क्या होता है, उन्हें लोग अपवित्र मानने लगते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो इस आधार पर भी भेदभाव होता है। जाति व्यवस्था का एक बड़ा पहलू है। जाति व्यवस्था, जिसे किसी जाति को करने वाले ये काम करेंगे, तो जाति व्यवस्था भी भेदभाव का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को सीढ़ी के तले पर रखा गया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट पे जाना था, एक बार वहां तक देखते हैं। उसके बाद एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। मतलब एक पायदान बना दिया गया कि ये जाति सबसे निम्न है, इससे ऊपर ये जाति है। जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि ब्राह्मण ने अपना स्थान सबसे ऊपर रखा, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते थे। इसी तरह ये अब जाति व्यवस्था जो है एक सीढ़ी के रूप में काम करती है और ऊंची जाति को उत्कृष्ट कहा जाता है और जो सबसे नीचे रहेगा उसका क्या होगा, वो निकृष्ट जाति में आता है। तो इस तरह जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था एक भेदभाव का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। उनको अछूत या अयोग्य कहा जाता है जो सबसे निम्न होते हैं। जाति प्रथा के नियम जो हैं एकदम निश्चित हैं। अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई और काम करने की इजाज़त नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे कुछ समूहों को कचरा उठाना है तो उन्हें सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त होती थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घरों में घुसने, गांव के कुओं से पानी लाने यानी मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जाति को जो अधिकार हासिल था उससे तथाकथित अछूतों को वंचित रखा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का भेदभाव जब होने लगे तो समाज में मेंटलिटी क्या होगी। आगे देखते हैं कि भारत की एक मशहूर हस्ती का भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं ये मशहूर हस्ती कौन है। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत वे बहुत बड़ी संख्या में भेदभाव के शिकार हुए। अब देखते हैं, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अनुभव के बारे में लिखा कि यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। तो एक 9 साल के बच्चे को क्या भेदभाव हो रहा है, वे महाराष्ट्र में पहले भीमराव अंबेडकर के बारे में देखते हैं।
कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताना था कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था। हमें नहीं पता कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता क्या था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम माहर हैं। बम्बई प्रांत में माहर समुदाय को, किस समुदाय से बिलोंग करते हैं अम्बेडकर जी? माहर समुदाय से। माहर समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हो गया। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार अपनी जाति बताते ही तो उन्हें किस तरह का सामना करना पड़ा। अम्बेडकर जी अपनी जो आत्मकथा है उसमें ये बता रहे हैं। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। मतलब स्टेशन मास्टर छोड़कर चले जाते हैं सिर्फ ये कहने के बाद कि हाँ हम माहर जाति के हैं। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी अब उसकी जगह उनकी अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर आए और लौटकर पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे, और अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन मैंने स्टेशन पर मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम माहर हैं उसका सबको पता चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है कि हाँ एक ने मतलब ये चीज़ हुई कि उन्होंने सिर्फ अपनी जाति बताई और इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया। अब आपको गंदा या नीचा नहीं बनना चाहते थे, दुगना किराया देने को हम तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोलतोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चीज़ बीती थी अम्बेडकर जी पे 9 साल की उम्र में। कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल होगा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह न जाने दिया जाए। कितना अपमानजनक दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपके छूने से मना करें, आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया, बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। यह कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम ऊपर चलते हैं वापस। हम अम्बेडकर जी के बारे में ऊपर हमारी कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उन्हें एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी अम्बेडकर जी के बारे में? और इसी चीज़ को उन्होंने अपना आगे चलकर हथियार बनाते हैं और इसी चीज़ की लड़ाई वे भारतीय संविधान में भी लड़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 में जन्म हुआ। 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं थी। उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा। वे और भी लोगों को प्रोत्साहित करते थे और नौकरी करने के लिए कहते थे ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं।
दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए जो उन्होंने प्रयास किए जा रहे थे, उनमें अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने इसी वजह से धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऐसा होता है कि उनके प्रयास भी लास्ट तक 1954 या 55 की बात है, लास्ट में वे बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना ही कुछ लोगों की। तो ये विचार थे फ्रेंड्स अंबेडकर जी के, क्योंकि वे एक महार जाति से थे, उनके साथ लगातार भेदभाव हुआ था, तो वे नहीं चाहते थे कि सबके साथ आगे भी इसी तरह का भेदभाव हो, कि कुछ लोगों को तो बहुत विशेष अधिकार मिले और कुछ लोगों को बिल्कुल भी ना मिले। अब देखते हैं समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। पहले भी बात हुई कि बहुत सारे जो दलित हैं, उन्होंने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने पुरुषों के समान शिक्षा पाने का अधिकार मांगा। महिलाओं को और दलितों को आखिरकार वे अधिकार मिले भी। किसानों और दलितों ने ऊंची जो ब्याज दर थी, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष करते रहे। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, तो एक राष्ट्र बना जिसने हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई असमानताओं पर विचार किया। अब जो है स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है, तो बहुत सारी असमानताओं पर विचार किया गया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि अगर लोगों को उनके खिलाफ किस तरह से ने संघर्ष किया है, कई लड़ाइयाँ इनमें लड़ी गई। इनके जो नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर जी ने। और संविधान में इस तरह का लक्ष्य रखा गया कि जिससे सभी लोगों को बराबर माना जाए। सभी लोगों को बराबर मानने के लिए संविधान में ध्यान रखा गया। समानता को एक मूल्य की तरह माना गया और प्रत्येक भारतीय को, हम सभी को जो भी समानता है वो क्या करती है? एक जगह रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अब अपराध की तरह देखा जाता है और कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद किसके अंदर किया गया है अस्पृश्यता का अंत? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए अब बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। अब संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। तो ये बात हो रही है संविधान बनने के बाद की, कि अब जो दलित वर्ग थे या जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उनके लिए क्या क्या कदम उठाए गए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। लोगों को अपनी धर्म का पालन करना, अपने भाषा बोलना, अपने त्यौहार मनाना, अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। कोई भी एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब भारत किसी भी एक विशेष धर्म को नहीं मानता, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। यही हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ आज इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भारत का संविधान है उसकी उद्देशिका का पेज दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये उद्देशिका हमें वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए कि किस लाइन में क्या वर्ड लिखा गया है। चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने हैं? 3 तरह के। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना,
की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रताओं की बात कर रही है उद्देशिका? 5 स्वतंत्रताओं की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 समताओं की बात कर रही है। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी उद्देशिका, जिसका अपना एक अलग महत्व है। इसके से कितने ही क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे प्लीज़ आप वर्ड टू वर्ड याद कीजिएगा। इसमें किसी भी वर्ड से क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो इसलिए उद्देशिका भी हमारे जितना हमारा पॉलिटिकल साइंस ज़रूरी है, इतनी ही हमारी उद्देशिका भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। चलिए देखते हैं इसके कुछ हम एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें मेंस में जो आंसर राइटिंग और डेस्क्रिप्टिव लिखना है। इसलिए इसके बारे में देखते हैं कि भारत का संविधान, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा के 2 समूहों में बांटे, प्रत्येक समूह पर इस पर चर्चा कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। और इसी तरह जो शिक्षा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, भेदभाव से रिलेटेड आ रहे हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।